नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी क्लास 12th फिजिक्स में फिजिक्स मेड इजी सीरीज में आज स्थिर वैद्युतिकी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझते हैं। इस तरह के प्रश्नों को करने से निश्चित रूप से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ हमें 4 कथन ABCD दिए हुए हैं, जिनमें से असत्य कथन या कथनों को छांटना है। पहला कथन है आवेश संरक्षित और क्वांटीकृत है, तो ये एक सही कथन है। किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा नियत या संरक्षित रहती है। अगर हम धन आवेश को उत्पन्न करते हैं तो समान मात्रा में ऋण आवेश भी उसी प्रक्रिया में उत्पन्न होगा और आवेश की कुल मात्रा संरक्षित रहेगी। आवेश संरक्षित रहने के साथ साथ क्वांटीकृत भी है। आवेश की एक न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इससे छोटी मात्रा का आवेश या इस न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक आवेश की अपूर्णांक गुणक के रूप में आवेश उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवेश संरक्षित और क्वांटीकृत है। ये कथन सही है। दूसरे कथन का प्रथम भाग आवेश संरक्षित है सत्य है, लेकिन दूसरा भाग परंतु क्वांटीकृत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आवेश क्वांटीकृत न्यूनतम मात्राओं के गुणक रूप में होने वाला रूप है। वो सतत प्रवाह नहीं है, क्वांटीकृत है, इसलिए ये दूसरा कथन गलत कथन है। तीसरा कथन है आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये एक सत्य कथन है। स्थिर आवेश केवल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों का संबंध नहीं है। चौथा कथन कहता है कि गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये गलत कथन है। गतिमान आवेश धारा तुल्य है और वो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन सभी प्रकार के आवेश चाहे वो स्थिर हो या गतिमान विद्युत क्षेत्र भी बनाते हैं। तो गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो केवल एक अकेला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 4 नंबर कथन 2 नंबर कथन के साथ गलत है, तो यहाँ दोनों B और D विकल्प के साथ ये चौथा कथन है वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि B और D दोनों असत्य कथन है। दूसरा प्रश्न एक आंकिक प्रश्न है। हवा में 2 समान आकृति के परस्पर D दूरी पर रखे हुए छोटे गोलों पर क्रमशः +5Q और -Q आवेश है और इनके बीच में हवा में दूरी D दी हुई है। D दूरी पे कूलॉम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेशों के मान के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती स्वरूप में यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाए हुए अनुसार F है। अगर इन्हीं गोलीय आवेशों को परस्पर संपर्कित कर दिया जाए और संपर्क के बाद इन्हें एक पहले से आधी दूरी लंबी d/2 लंबाई की अभ्रक की छड़ के 2 सिरों पर रख दिया जाए और अभ्रक का सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक सामर्थ्य εr अगर 6 हो, तो इस नई स्थिति में जो पीली हाईलाइट में हम प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें नया बल क्या होगा। तो ये +5Q आवेश और -Q आवेश जब आपस में मिलाए जाएंगे तो ये ऋण आवेश समान मात्रा के धन आवेश के साथ उदासीन हो जाएगा और शुद्ध रूप में +4Q आवेश दोनों गोलों का कुल आवेश होगा, जो क्योंकि दोनों की समान आकृति है समान विभव की स्थिति में समान मात्रा में बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। और जब 2 गोलों पे 2Q प्रत्येक पे आवेश हो, दूरी d/2 हो और माध्यम परावैद्युतांक स्थिरांक 6 का हो, तो बल का मान माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती ये स्वरूप ले लेगा। यहाँ kq²/d² को अगर हम F/5 लिखें तो हमारा बल पुराने बल का 8/15 अंश हो जाएगा और ये चौथा विकल्प एक सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ अगर -8/15F के रूप में कोई विकल्प दिया हुआ होता तो वो ज्यादा बेहतर चॉइस होती, क्योंकि पहले दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश अंदर की ओर परस्पर आकर्षण का बल अनुभव कर रहे हैं और अब समान प्रकृति के ये आवेश परस्पर प्रतिकर्षण बाहर की तरफ बल अनुभव कर रहे हैं। तो पुराने F बल की तुलना में नया बल मान में 8/15 है और उसकी दिशा विपरीत हो गई है, तो -8/15F ज्यादा बेहतर चॉइस होती। 2 अलग अलग Q1 और Q2 आवेशों के बीच में बल दोनों स्थितियों में एक समान है जब उन्हें हवा में r दूरी पे और किसी दूसरे परावैद्युतांक माध्यम में r दूरी पर रखें, तो हमें उस दूसरे माध्यम की सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक εr का मान ज्ञात करना है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और हवा माध्यम के लिए MKS यूनिट में ये जो स्थिरांक k है वो 9 × 10⁹ होता है। उन्हीं आवेशों को अगर दूसरे माध्यम जिसमें सापेक्षित विद्युतशीलता εr है उसमें रखा जाता है तो बल εr का व्युत्क्रमानुपाती है और दोनों आवेशों के बीच में दूसरे माध्यम में अगर r दूरी है तो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये स्वरूप रख लेगा और दोनों स्थितियों में हवा में R दूरी और
दूसरे माध्यम जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है उसमें स्मॉल आर दूरी के साथ जो बल है वो अगर बराबर हो तो यहाँ के Q1 Q2 दोनों तरफ निरस्त हो गए हैं और एप्सिलॉन आर का मान कैपिटल आर और स्मॉल आर के अनुपात के वर्ग के समानुपाती ज्ञात हो गया है। तो यहाँ एक नंबर सही विकल्प हो गया है। अगर बलों में कोई अनुपात अन्य दिया हुआ होता तब भी हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू इस गणना से ज्ञात कर सकते थे। अगले दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं। हमें दिया हुआ है कि दो एक समान मान के आवेश हैं और उनके मध्य F मान का प्रतिकर्षण बल है। यदि एक आवेश का 20% मान दूसरे आवेशित कण को दे दिया जाए तो उसी माध्यम और उसी दूरी पर नए बल की क्या स्थिति रहेगी। तो अगर दोनों आवेश अगर Q मात्रा के हों और उनके बीच में R दूरी हो तो किसी माध्यम जिसमें सापेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है, कूलॉम के नियमानुसार बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती और MKS यूनिट में कांस्टेंट के 9 × 10⁹ मान के साथ ये स्वरूप रखेगा। अगर एक आवेश का 20% अंश कम कर दें तो वो 80% 0.8 Q हो जाएगा और वो अगर दूसरे आवेश को दे दें तो वो 1.2 Q हो जाएगा। 20% आवेश एक से जब दूसरे को मिल गया है तो और अब इस नई स्थिति में नया बल पुराने बल के Q² / R² का 12 में 0.96 टाइम्स हो जाएगा। अर्थात हमारा बल पूर्व बल की तुलना में 4% मात्रा में कम हो गया है। यहाँ तीसरा विकल्प सही विकल्प हो गया है। यहाँ ये समझना उचित रहेगा कि अगर समान जोड़ मात्रा के दो आवेश अगर एक समान मान के होंगे तो उनके गुणनफल के मान किसी दिए हुए योग के लिए अधिकतम होगा और बल आवेशों के गुणनफल से बनता है। तो अगर कुल आवेश के दो हिस्से बराबर मान के किए जाएंगे तो लगने वाला बल अधिकतम होगा और अगर वही कुल आवेश गैर बराबर तरीके से विभाजित होगा तो बल का मान कम हो जाएगा। ये प्रश्न प्रारूप पिछले प्रश्न जैसा है, बस एक मामूली अंतर है। एक बार फिर दो एक समान मान के आवेशों के मध्य F मान का आकर्षण बल है। बल का आकर्षण बता रहा है कि दोनों आवेश परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। एक बार फिर एक आवेश का 20% भाग अगर दूसरे को दे दिया जाए तो उसी माध्यम और उसी दूरी के साथ नया बल क्या रूप रखेगा ये ज्ञात करना है। तो माना उन आवेशों के मान Q है और विपरीत प्रकृति के कारण इन दोनों आवेशों के बीच में R दूरी और माध्यम एप्सिलॉन R विद्युतशीलता के साथ जो बल का मान है वो KQ² / एप्सिलॉन R² हो गया है। गुणनफल में ये ऋण चिन्ह या -R अंदर की तरफ आकर्षण बल की प्रकृति बता रहा है। अब अगर इस आवेश का 20% अंश कम कर दिया जाए और +0.2 Q आवेश जब दूसरे को दे दिया जाएगा तो धन और ऋण आवेश समान मात्रा में उदासीन हो जाएंगे और ये आवेश भी अब 0.8 Q ऋण प्रवृत्ति का रह जाएगा और दोनों आवेशों के गुणनफल से जो नया बल है वो पुराने के Q² / एप्सिलॉन R² बल का 64% 0.64 F हो जाएगा। अर्थात हमारा बल पुरानी अवस्था से नई अवस्था में 36% कम हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही विकल्प हो गया है। अगर हम 10% मात्रा दूसरे आवेश को इसी अनुसार देते तो नया बल 0.81 F पहले से 19% कम हो जाता और अगर हम 30% आवेश दूसरे को देते तो नया बल 0.49 F 51% कम हो जाता। हम इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अगर इस प्रतिशत अंक को बदल कर पूछा जाए तो कर सकते हैं। ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश कैपिटल Q और कैपिटल 4Q के मध्य हमें कोई तीसरी आवेश को ऐसी स्थिति में रखना है कि तीनों आवेशों का ये तंत्र साम्यावस्था में स्थायी रूप से रहे। तो तीन आवेशों का ये स्थायी साम्य स्थिति इन तीनों के एक ही रेखा पर होने पर प्राप्त होगी और दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में एक विपरीत प्रकृति का छोटे मान का छोटे किनारे के आवेश मान के नजदीक रखा हुआ आवेश तीनों आवेशों के तंत्र की स्थायी साम्यावस्था बना सकता है। हमें मालूम है कि किसी एक आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के मान के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती स्वरूप रखती है। तो यहाँ एक आवेश से अगर दूसरा आवेश 4 गुना है तो दूरियों का अनुपात 1:2 लेंगे तो यह 4Q आवेश 2 गुना ज्यादा दूरी पर Q आवेश के बराबर यहाँ विद्युत क्षेत्र बनाएगा और यहाँ धन Q आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ नीले तीर से
और 4 गुना ज्यादा आवेश मान का दुगनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र एक बार फिर धनावेश का बाहर की तरफ बराबर मान और विपरीत दिशाओं के दो विद्युत क्षेत्र सदिश रूप से जुड़कर यहाँ शून्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता बना देंगे। और ये जो विद्युत उदासीन स्थिति है, यहाँ पर तीसरा आवेश रखने पर तीनों आवेशों के तंत्र की साम्य स्थिति आएगी। मान लेते हैं कि वो आवेश विपरीत प्रकृति के साथ स्मॉल क्यू मान का है। इस आवेश का मान किनारे के किसी भी एक आवेश पे साम्य स्थिति के समीकरण जो बलों से बनेंगे उसको ज्ञात कर निकाल सकते हैं। ये माइनस क्यू आवेश इस कैपिटल क्यू आवेश पे अगर ये दोनों के बीच में दूरी डी मान ले तो इस पीली हाईलाइट के अनुसार लाल तीर की दिशा में आकर्षण बल बनाएगा। क्योंकि ये 1:2 दूरी का अनुपात है, तो अगर ये दूरी डी है तो ये बची हुई दूरी 2d, कुल दूरी 3d हो गई है। तो इस 3d दूरी पर 4q आवेश इस कैपिटल क्यू को जो नीली दिशा के तीर में प्रतिकर्षण करेगा वो अगर आपस में इस लाल तीर के आकर्षण के बराबर मान का और विपरीत दिशा में होगा तो हरी हाईलाइट में कैपिटल क्यू पर 4q से 3d दूरी पर जो बल लग रहा है वो माइनस क्यू आवेश के बल के अगर बराबर रख दिया जाए और हल किया जाए तो हम स्मॉल क्यू का मान 4/9 कैपिटल क्यू ऋण चिन्ह के साथ यहाँ 2 नंबर विकल्प अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये तथ्यात्मक बात है कि ऐसे प्रश्नों में दोनों आवेशों का अनुपात एक वर्ग संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकालना आसान होता है। अगर एक आवेश से दूसरा आवेश m गुना बड़ा हो और m एक वर्ग संख्या है तो ये जो तीसरे आवेश की स्थिति है वो कुल दूरी को 1:वर्गमूल m अनुपात में बंटवारा करेगी। अगर ये आवेश 9q होता तो ये अनुपात 1:3 हो जाता, 16q होता तो 1:4 हो जाता, 25q होता तो 1:5 हो जाता। और हम देखते कि जो स्मॉल q का मान है वो m/1 + √m का होल स्क्वायर गुणा होगा कैपिटल q के साथ। अगर ये 4q था तो ये 4 का वर्गमूल 2 और 1 जोड़ा तो 3 का वर्ग 9, ये 4/9q हो गया था। अगर ये 9q होता तो ये 9/16q हो जाता और अगर ये 25q होता तो ये 25/36q विपरीत चिन्ह के साथ हो जाता। तो ऐसी गणनाएं हम तेजी से कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्न प्रारूप परीक्षाओं में बहुत प्रचलित हैं। पिछले प्रश्न जैसा ही प्रारूप है इस चित्र में, जहां -q आवेश और +4q आवेश रखे हुए हैं d दूरी पर, वहां शून्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में ऋण q आवेश का विद्युत क्षेत्र त्रिज्या अंदर की तरफ लाल तीर के अनुसार है, वहीं 4q आवेश का विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्या बाहर की तरफ उसी दिशा में है। तो दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्र परस्पर जुड़कर किसी भी स्थिति पे शून्य विद्युत क्षेत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम बड़े मान के दूसरी तरफ देखें तो 4q का विद्युत क्षेत्र नजदीकी कम दूरियों पर अधिक मान का होगा और -q आवेश का विद्युत क्षेत्र वैसे तो विपरीत दिशा में है, लेकिन एक तो आवेश का मान कम है, एक परीक्षण स्थल की दूरी अधिक है तो उसका मान कम होगा। तो दोनों मान जब बराबर नहीं होंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होगा। अर्थात दो आवेशों की इस व्यवस्था में जोड़ने वाली रेखा पर अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो छोटे मान की दूसरी तरफ कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां ऋणावेश का कम मान और नजदीक स्थितियों पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र धनावेश के अधिक मान और अधिक दूरियों पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाएगा। और यह स्थिति अगर छोटे आवेश से जो दूरी रख रही है वो और बड़े आवेश से जो दूरी रख रही है उनमें अगर 1:√m, जहां m ये अनुपात है बड़े और छोटे आवेशों के मान का, यहाँ 4, तो ये दूरी का अनुपात 1:2 होगा। अगर इस दूरी को मैं x मान लूं तो x और x + d में अनुपात 1:2 को अगर मैं हल करता हूं तो x का मान d प्राप्त हो जाएगा। अर्थात छोटे मान के ऋणात्मक q आवेश से दूसरी तरफ सीधे हाथ की तरफ d दूरी पर जो ये स्थान है वहां परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर ये आवेश 9q होता तो ये दूरियों का अनुपात छोटे आवेश से और बड़े आवेश से 1:3 होता, तो हम x और x + d में 1:3 अनुपात लेते हुए हल करते तो हमें ये x दूरी d के रूप में ज्ञात हो जाती। इस प्रश्न में चित्रानुसार एक वर्ग के 4 शीर्षों पर +q, -q, +4q और +2q आवेश रखे हुए हैं और केंद्र की शीर्ष से दूरी x के साथ अगर केंद्र बिंदु पर कैपिटल Q आवेश रखा हो तो इस कैपिटल Q आवेश पर चारों आवेशों से बनने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। ये एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है अध्यारोपण के सिद्धांत का जो कहता है कि किसी स्थान पर एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल अलग अलग आवेशों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत बलों का सदिश योग होगा। जब हम सदिश गणनाएं करते हैं तो दिशाओं का महत्व ज्यादा है और वर्ग एक सममित स्थिति है जिसमें यहाँ दो शीर्षों के ऊपर रखे हुए आवेशों के साथ केंद्र बिंदु मध्य स्थिति में है और समान दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं
गणनाएं सदिश गणना से 4 इकाई में से 1 इकाई घटाने पर 3 इकाई के तुल्य हो जाएगा। हम ये गणना इन दो आवेशों की बजाय एक आवेश दोनों के अंतर के बराबर रखकर प्राप्त कर सकते थे और एक 3Q आवेश का इस कैपिटल Q आवेश पर जो त्रिज्या बाहर की तरफ प्रतिकर्षण बल है वो 3 इकाई KQ/Q/x² हमें यहाँ हरे तीर के अनुसार ज्ञात हो गया है। इसी तरह से इस 2Q का इस कैपिटल Q पे प्रतिकर्षण बल हरे तीर के अनुसार 2 इकाई और इस -Q का इस कैपिटल Q पर 1 इकाई आकर्षण बल भी जुड़कर 3 इकाई आकर्षण बल हो गया है। हम इन दोनों आवेशों की बजाय इन दोनों का अंतर 2Q में से -Q घटाएंगे तो वो 3Q मान का हो जाएगा और इस लाल तीर की दिशा में एक बार फिर 3KQ/Q/x² बल हो जाएगा। अब हमने 4 आवेशों के बजाय 2 आवेश किसी एक शीर्ष पे आमने सामने के आवेशों को अंतर करके रखकर प्राप्त कर लिए थे और ये दोनों बल परस्पर 90 डिग्री कोण पर जब गणना की जाएगी तो पाइथागोरस कैलकुलेशन हो जाएगी। समान मान के लिए परिणामी बल ठीक बीच में यहाँ काले तीर के अनुसार किसी एक बल से √2 गुना होगा और वो 3√2 KQ/Q/x² यहाँ 4 नंबर विकल्प काले तीर की दिशा में इस कैपिटल Q पर चारों आवेशों का परिणामी बल हो गया है। अगर वर्ग के शीर्ष पे आवेशों के कोई अन्य मान भी होते तो भी हम इसी तरह से आमने सामने के 2 शीर्षों की बजाय एक आवेश अंतर के बराबर रखकर और बाद में 2 आवेशों के मध्य पाइथागोरस कैलकुलेशन करके ये गणनाएं कर सकते थे। हमें एक वर्ग के 4 शीर्षों पर +Q -Q +4Q और +2Q आवेश रखे हुए हैं ऐसा दिया हुआ है और शीर्ष से x दूरी पर जो केंद्र बिंदु है वहां अगर कैपिटल Q आवेश को अनंत से लेकर आया जावे तो कुल कितना कार्य करना होगा ये गणना करनी है। यहाँ कार्य की गणना विभव की गणना से होगी। अगर इन चारों आवेशों के कारण यहाँ परिणामी विभव की गणना करें तो वो अलग अलग आवेश के विभव योगदान का अदिश जोड़ होगा। धनावेश धन विभव बनाएगा, ऋणावेश ऋण विभव बनाएगा और अगर एक सममित स्थिति है और आवेश से परीक्षण स्थल की दूरी सभी आवेशों के लिए एक समान x है तो हम यहाँ सभी आवेशों को जोड़कर उसी x दूरी पर जो एकल आवेश का विद्युत विभव है वो गणना कर सकते हैं। इस +Q और इस -Q का जोड़ शून्य एक दूसरे के धन और ऋण विभव को निरस्त कर देगा और यहाँ 2Q और 4Q का विभव परस्पर जुड़कर 6Q का जो विभव x दूरी पर K 6Q/x आएगा वो विभव हो जाएगा और उस विभव में Q आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य Q × V 6KQ/Q/x ये दूसरा विकल्प हमारी सही उत्तर हो जाएगी। अगर यहाँ आवेशों के मान कुछ अलग होते तो हम शीर्ष के चारों आवेशों को जोड़ लेते और उस एकल आवेश का विभव केंद्र बिंदु पर जो मान रखता है उसमें कैपिटल Q का गुणा करके हम किया गया कार्य गणना कर सकते थे। परीक्षाओं में एकल बिंदु आवेश या एकल गोलीय आवेश के लिए इस तरह के प्रश्न प्रारूप बहुत प्रचलित हैं। हमें एक बिंदु आवेश से 4 मीटर दूरी पर विभव 5 वोल्ट है तो उसी आवेश से 2 मीटर दूरी पर 4 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती KQ/r² है और उसी r दूरी पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती KQ/r है। अगर हम V में E का भाग दे दें तो KQ निरस्त हो जाएगा और हमें दूरी r V और E के अनुपात के रूप में ज्ञात हो जाएगी और इसी तरह से अगर हम V को वर्ग करके E का भाग दे दें तो r² निरस्त हो जाएगा और KQ के मान से K 9 × 10⁹ है हमें इस आवेश Q का मान भी ज्ञात हो सकता है। अर्थात एक बिंदु आवेश से किसी एक परीक्षण बिंदु पर E और V के मान मालूम हो तो हम दूरी r या आवेश Q ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ दूरी r V में E का भाग देने से आ जाएगी और अगर हमें विभव मालूम है तो हम उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V में r का भाग देके ज्ञात कर सकते हैं। तो उस बिंदु आवेश से 4 मीटर दूरी पर r का मान 4 विभव अगर 5 वोल्ट है तो उसी स्थान का विद्युत क्षेत्र तीव्रता 5/4 वोल्ट पर मीटर हो गया है। अब एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो अगर दूरियों में कोई अनुपातिक परिवर्तन हुआ है जैसे यहाँ 4 मीटर की बजाय हमारा परीक्षण स्थल अगर 2 मीटर आधी दूरी पे हो गया है तो दूरी आधी करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना हो जाएगी तो 2 मीटर दूरी पर उसी स्रोत कैपिटल Q आवेश का विद्युत क्षेत्र 5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा और वहां 4 कूलाम आवेश पे बल QE रूप से अगर हम देखें तो 20 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक परीक्षण बिंदु पे E और V के परस्पर संबंध से दूरी या आवेश का मान ज्ञात किया जा सकता है और एक दूरी r की विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव से दूसरी दूरी स्थिति की
विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विभव की गणना की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं से बल और विभव से कार्यों की गणना की जा सकती है। और इस तरह के प्रश्न प्रारूप निश्चित रूप से हमें तैयार कर लेने चाहिए ताकि परीक्षाओं में इनसे संभावित सामना करते समय सफलताएं सुनिश्चित हो जाएं। पिछले प्रश्न जैसा ही प्रारूप है। एक बिंदु आवेश से किसी दूर परीक्षण स्थल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और विभव कैपिटल V दिया हुआ है, तो हमें वो दूरी ज्ञात करनी है जहां विभव का मान पहले से 1/3 हो जाए। तो हमें मालूम है कि अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दिए हुए हों तो विभव और तीव्रता का अनुपात V और E का अनुपात परीक्षण स्थल की दूरी हो जाती है और विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम 3 गुना दूरी पर चले जाएंगे तो विभव का मान 1/3 हो जाएगा। तो ये R दूरी V/E है और V/3 विभव के लिए हमें 3V/E 3 गुना दूरी पर 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर है, वहां जाना होगा। हम इसी प्रश्न को कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाता कि वो स्थान ज्ञात करो जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुनी हो गई है, 4E हो गई है, तो वो दूरी इस R दूरी से आधी दूरी होती और R दूरी V और E का अनुपात है, तो हमारा उत्तर V/2E हो जाता। इसी तरह से V/3E दूरी पर विभव 3 गुना और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुना 9E हो जाती। और इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी किए जा सकते हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो का आखिरी प्रश्न करते हैं। हमें एक आवेश वाली गेंद दी गई है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम और आवेश 100 माइक्रोकुलाम या 0.1 मिलीकुलाम है। इसे एक 1 मीटर लंबे भारी धागे से बांधकर लटकाया हुआ है और यहाँ एक समरूप क्षैतिज 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है। विद्युत क्षेत्र के कारण गेंद के धनावेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक विद्युत बल QE लगेगा और गेंद का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा। इन दोनों बलों का परस्पर लंबवत स्थितियों में होने पर जो पाइथागोरस स्वरूप आएगा परिणामी बल का mg² + QE² का वर्गमूल, वो बल के बराबर धागे में एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो धागे में तनाव की गणना भी की जा सकती है और ये धागा उस परिणामी बल की स्थिति में साम्य स्थिति प्राप्त कर लेगा और ये साम्य स्थिति ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही है वो कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में tan थीटा विद्युत बल QE और गुरुत्वाकर्षण का बल mg का अनुपात है 0.1 मिलीकुलाम या 10⁻⁻4 कूलम पर 100 वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल 0.01 न्यूटन हो गया है। इसी तरह से 10 ग्राम या 10⁻2 किलोग्राम पे लगभग 10 मीटर पर सेकंड के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का बल 0.1 न्यूटन हो गया है और दोनों बलों का अनुपात tan थीटा 0.1 आ गया है। जब tan थीटा या sin थीटा बहुत छोटे हों तो वो थीटा के बराबर होते हैं। तो थीटा यहाँ 0.1 आ गया, लेकिन ध्यान रहे ये थीटा SI यूनिट रेडियन में है और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री या 60 डिग्री के बराबर हम माने तो ये कोण थीटा लगभग 6 डिग्री के आसपास हो जाएगा। छोटे tan थीटा और sin थीटा मान थीटा के बराबर होते हैं। इन्हें हम बिना कैलकुलेटर की मदद से इस्तेमाल करके थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो थीटा ज्ञात हो रहा है tan थीटा या sin थीटा के बराबर, उसकी इकाई रेडियन है और उसे डिग्री में अगर ज्ञात करना है तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। उस साम्य समीकरण का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से ये प्रश्न प्रारूप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इसी तरह के प्रश्न जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे तो उन्हें सफलतापूर्वक कर पाएंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपकी फिजिक्स की समझ बेहतर बनेगी और परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। हमारी सभी लर्निंग वीडियो को देखने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।